नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टीचिंग भारत पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। तो हमारी जो नई पार्लियामेंट है उसमें आज सबसे पहला बिल जिस पे डिस्कशन हुआ है वो है विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023। आज इस बिल को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे कल ये लोकसभा और फिर उसके बाद राज्यसभा में पारित होगा, उसी के बाद ये जाके नियम बनेगा। तो जैसा कि इस रिजर्वेशन बिल में क्या क्या नई चीज़ें लाई गई हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है, आज हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस बिल के लिए जो नाम दिया है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नाम दिया है। और आप सोचेंगे कि ये नारी शक्ति देने का क्या मतलब है जब हम विमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि अभी जब हमारा चंद्रयान 3 सफल हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिस पॉइंट पे हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पे छुआ है, उस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री और जो अभी की सरकार है वो नारी शक्ति पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है, और उसी को देखते हुए इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको नाम दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसा आप जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी का शुभ अवसर है, तो आप सभी को मैं गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में समझना चाहेंगे कि आखिर विमेन रिजर्वेशन बिल कब से इसकी शुरुआत हुई और कब, जैसा कि इस 2023 में जब हम इस अधिनियम को लेकर आ रहे हैं, तो इसकी बीच की जो सफ़र है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम ये समझें कि कितना परसेंट रिजर्वेशन, कितनी परसेंट जो महिलाएं हैं वो हमारे संसद भवन में आ रही हैं। लोकसभा या राज्यसभा दोनों की मिलान के देखेंगे तो भी बहुत एक छोटा सा अंक है, लेकिन क्योंकि ये जो रिजर्वेशन की बात की गई है ये हमने सिर्फ लोकसभा और जो हमारे स्टेट की विधानसभाएं हैं उनके लिए किया गया है। तो जो सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे वो लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो जो हमारी 17th लोकसभा है, इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल 78 महिलाएं हैं, और हमारे जो लोकसभा की आप जानते हैं कुल कितने संसद हैं, तो 543 है। तो आप इसको देखोगे तो लगभग 14.36% ही महिलाएं हैं। और जो ये बिल लेकर आए हैं इसमें जो प्रावधान दिया गया है वो 33% का दिया गया है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। वैसे तो ये कहानी 1996 से शुरू होती है, लेकिन हमें 1989 और 1992-93 के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। 1989 में जो राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने पहली बार रूरल और अर्बन बॉडीज़, रूरल एंड अर्बन बॉडीज़ में फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन फीमेल के रिप्रेजेंटेशन के लिए लॉ लेके आए। एक तरीके से उन्होंने जो रूरल और अर्बन बॉडीज़ थी उसमें कहा कि नहीं, फीमेल्स का एक सर्टेन परसेंटेज होनी चाहिए। इसी चीज़ को आगे बढ़ाया 1992-93 में, जो आप जानते हैं हमारे 72 और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत और हमारे जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़, इनका गठन हुआ। और आप जानते हैं इसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया है, और
काफ़ी, अगर आप राज्यों में देखोगे तो वहाँ तो 50% तक आरक्षण दिया गया है। अब क्योंकि हम विमेन रिजर्वेशन बिल की बारे में बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो सबसे पहले 1996 से शुरू करते हैं। 1996 में पहली बार HD देवगौड़ा की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसके ऊपर पहला कदम उठाया और इस बिल को वहाँ पे इन्होंने सदन में लेकर आए। सदन में आप जानते हैं कि 1996 की अगर हम लोग बात करें तो वो टाइम कोलिशन गवर्नमेंट थी, सभी पार्टियों के साथ की ज़रूरत थी, बिना कोई भी एक पार्टी एक मेजर डिसीजन लेने में सक्षम नहीं थी। तो HD देवगौड़ा की गवर्नमेंट में जैसे ही इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, इसको फिर वहाँ पे जॉइंट कमेटी को रेफ़र कर दिया गया। ये CPI की गीता मुखर्जी हेड कर रही थी, जो हमारी ये जॉइंट कमेटी थी उसकी हेड गीता मुखर्जी थी। इन्होंने काफ़ी कुछ स्टडी किया और काफ़ी सजेशंस लाए, लेकिन अगर आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझना चाहेंगे तो वो ये थी कि जो मंडल कमीशन बना था, मंडल कमीशन के बेसिस पे OBC का रिजर्वेशन दिया गया था, तो इसी चीज़ को इस बिल में भी इंट्रोड्यूस करना चाहते थे कि सिर्फ SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये तो गलत है। OBC की महिलाओं को क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है, उन्हें भी इसमें आरक्षण देना चाहिए। काफ़ी बहस हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अंत में जाके यही बात निकली, मतलब कि ये जो बिल था ये पास नहीं हो पाया। इसके बाद जब दूसरा हम अगर कोई महत्वपूर्ण चरण देखते हैं तो 1998 से लेके 2004 के बारे में हमें पढ़ना होगा। इसमें हम और आप ये समझना चाहेंगे कि इस समय सरकार किसकी थी। इस समय BJP की सरकार थी और जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने इस बिल को पारित करने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं कि मिली जुली सरकार में बहुत सारे एक तरीके से मजबूरियां होती हैं और इन्हीं मजबूरियों को देखते हुए ये सरकार इस बिल को पास नहीं करवा पाई। तो इसके लिए 1998 में कोशिश की गई, 99 में कोशिश की गई, उसके बाद वापस 2000 में कोशिश की गई, 2003 में कोशिश की गई और एक बार 2002 में भी कोशिश हुई थी। इतनी बार कोशिश करने के भी हम इस बिल को संसद भवन में पारित नहीं करवा पाए। सरकारें बदली, 2008 में एक बार फिर से इसके ऊपर बहस छिड़ी और ये बिल 6 मई 2008 को वापस इंट्रोड्यूस किया गया। फिर वही आप जानते हैं कि डिफरेंट पार्टीज़ के डिफरेंट ऑब्जेक्शंस रहे। अब फाइनली जब इसको 2010 में 9 मार्च 2010 इस बिल को राज्यसभा में पहली बार पास कर दिया गया और ये 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ। देखिए, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होगी कि कोई भी अपोजिशन पार्टी इसके अगेंस्ट नहीं थी। वो सब चाहते थे कि विमेन रिजर्वेशन बिल आए, महिलाओं को 33% आरक्षण दें, लेकिन बात यही थी कि सबके मतलब थोड़े पॉइंट्स बीच में आ जाते थे। जैसे कोई चाहता था कि OBC का इसमें आरक्षण हो, किसी को ये था कि इसमें सिर्फ पढ़ी लिखी महिलाएं आएंगी, इसका फ़ायदा उठाएंगी, जो एजुकेटेड महिलाएं थी, मॉडर्न महिलाएं थी, उन्हें ये था कि इससे जो हमारे जो गांव की महिलाएं हैं वो पीछे छूट जाएंगी। तो सभी के अपने अपने एक तरीके से एप्रीहेंशंस थे। लेकिन इसमें से सबसे बड़ी बात ये भी थी कि क्योंकि महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा था, तो जो नेता जिस सीट को अगर महिलाओं के लिए आरक्षित कर रही थी, तो जिस नेता की वो सीट थी उसके हाथ से वो सीट छूट रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, कोई भी इस चीज़ को नहीं चाहेगा। तो जब
2010 में बीजेपी का समर्थन और सीपीआई का समर्थन होने के बाद भी इस बिल को लोकसभा में यूपीए की जो गवर्नमेंट थी वो पास नहीं करवा पाई। अब उसके बाद आता है 2023, अभी के दौर की बात है, आज के दिन की बात है। तो अब क्योंकि इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है हमारे नए संसद भवन में, तो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि क्या इसके स्पेशल फीचर्स हैं। और इस बिल को देखिए, इस बिल का जो नाम दिया गया है, क्योंकि हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स लेके आते हैं हर बिल का एक नंबर होता है। इस बिल का नंबर है 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और जो 2008 में इंट्रोड्यूस किया, 2010 के बारे में और 8 के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, उस सेम बिल में ही डिफरेंट चेंजेस लाए थे, वो था 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब आप ये सोचिए 2008 से लेके आज 2023 तक, अगर सही मायने में देखें तो इन 15 साल में अगर बिल 2008 में पारित हो जाता तो 2015 में तो उसके 15 साल पूरे हो जाते, लेकिन नहीं हुआ। तो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब ये सरकार ने प्रयत्न किए हैं सबको साथ लेके, इस बार उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है और सभी पार्टियों का इसमें समर्थन है। तो जो 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसमें 4 नए क्लॉज ऐड कर दिए गए हैं। तो वो 4 क्लॉज कौन कौन से हैं, पहले हम उनको समझते हैं। पहला क्लॉज जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है सेक्शन आर्टिकल क्लॉज में ई और आएगा, सॉरी, ये आर्टिकल 239 ए इंट्रोड्यूस किया गया है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की। इस आर्टिकल के थ्रू जो दिल्ली असेंबली है उसमें 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, दैट इज़ 1/3। वैसे 33.33% करेक्ट वर्ड है, लेकिन क्योंकि बिल में जो लिखा गया है 1/3 लिखा गया है, तो हमें 1/3 ही बोलना सही रहेगा। तो जो 1/3 सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी दिल्ली असेंबली में। देखिए, दिल्ली असेंबली के लिए सेपरेट बिल, सेपरेट सेक्शन, आर्टिकल, आई शुड से आर्टिकल इसलिए है बिकॉज दिल्ली में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, फिर इसको दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और फिर धीरे धीरे नेशनल कैपिटल इसको बनाया गया। अब 1-2 ही यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनकी खुद की विधानसभा है, और अब तीसरा जम्मू कश्मीर भी हो चुका है। पहले दिल्ली थे और एक पौंडीचेरी। सो ये 3 हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी खुद की विधानसभा है। तो जो दिल्ली की विधानसभा है उसके लिए 239 ए आर्टिकल के अंडर 33 मतलब 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। लोकसभा में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात की गई है वो आर्टिकल 330 ए के अंडर की गई है, एंड देन 332 ए में बाकी जो स्टेट असेंबलीज़ हैं उनके लिए किया गया है। और जो एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 334 ए, रोटेशन ऑफ सीट्स आफ्टर डिलिमिटेशन, क्योंकि अभी महिलाओं की क्या पॉपुलेशन है, कितनी परसेंटेज है, क्योंकि जो प्रीवियस हमारा सेंसेक्स था उसके हिसाब से 48 पॉइंट समथिंग महिलाओं की पॉपुलेशन थी। अभी क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया गया था उसकी वजह से भी हमारे जो जेंडर रेशो है वो इम्प्रूव हुआ है। तो अब इसीलिए इन्होंने डीलिमिटेशन एक्ट किया गया है कि जो डीलिमिटेशन में हमारी सीट्स को फ्रीज़ कर दिया गया था, अब 2026 के बाद ये ओपन होगा। तो उसके बाद जो पहला इलेक्शन होगा वो 2029 में होगा। तो देखते हैं कि इसको 2024 में लाया जाएगा या 2029 में। वैसे अगर हम आर्टिकल 334 ए के हिसाब से जाएं तो इसका मतलब है कि आने वाले जो चुनाव है 2024, इसमें तो ये रिज़र्वेशन के जो 1/3 रिज़र्वेशन की बात की गई है वो एक तरीके से नहीं आ पाएगा, लेकिन 2029 में आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि एक बार बिल पारित होने की वजह से सभी पार्टियों के ऊपर एक तरीके से ये मॉरल ऑब्लिगेशन होगी कि वो
मैक्सिमम वुमेन को रिप्रेजेंट करें इलेक्शंस के टाइम, तो हो सकता है कि अभी जो 14.36% जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था उससे बढ़ के ये 20 या 25% हो जाए, तो भी ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये हमने विमेंस रिजर्वेशन बिल के लिए के बारे में पढ़ा है। तो आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि ये 15 ईयर्स के लिए इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है, और इस बिल के अंदर ये प्रोविज़न दिया गया है कि आफ्टर 15 ईयर्स पार्लियामेंट इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकती है इफ़ देयर इज़ अ नीड। तो जो स्टेट असेंबलीज़ हैं और जो पार्लियामेंट है, दोनों के लिए पार्लियामेंट ही इसको आगे इंक्रीज़ कर सकती है इसका ड्यूरेशन। तो देखिए, क्योंकि आप समझेंगे कि जो 543 सीट्स हैं, पहले तो इनको डिवाइड बाय 3 किया जाएगा। 3 करने की वजह से हमें ये पता लग जाएगा कि टोटल जो विमेन के लिए हैं वो कितनी सीट्स आएंगी। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से 181, तो 181 सीट्स आ जाएंगी। तो ये जो 181 सीट्स हैं इनको 1 ऐसे करके 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। इस बार इस पूरे ग्रुप में 181 में इनमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट लॉट में, और उसके बाद थर्ड। तो मतलब एक सीट है जो रोटेशन में मतलब 3 इलेक्शंस में एक बार फीमेल के पास जाएगी। और इसके अलावा एक और चीज़ है, इन्होंने SC ST की महिलाओं के लिए जो 15% और 7.5% जो आरक्षण है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है बिल में। तो इसका अर्थ ये है कि जो भी ST या SC की सीट में से सेलेक्ट होके आएंगे, उनमें से 15% और 7.5% जो SC और ST के MP हैं, उनमें से जो 1/3 हैं वो महिलाएं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे देश में महिलाओं को एक आवाज़ मिलेगी और वो जो अपना नज़रिया उसको रख पाएंगी, और उसी से हमारे जो आगे आने वाले कानून हैं वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्वेरी है या आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो हम उस चीज़ पे और डिस्कशन कर सकते हैं, और मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करके आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा अपने ही इस चैनल पे। सो थैंक यू एवरीवन।